गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर। आज हम सामान्य अध्ययन की महत्वपूर्ण सीरीज के अगले भाग में भूगोल विषय के अत्यधिक महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेकर के आए हैं। आप सभी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, वीडियो को पहुँचाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस भाग का पहला क्वेश्चन है, भूगोल के लिए ग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आपके ऑप्शन है हेरोडोट्स, हिकैटियस, हिप्पार्कस या इरेटोस्थनीज। तो जियोग्राफिका का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था, यानी डी विकल्प आपका सही हो जाता है। इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है पेसल, डेविस, पेंक या इनमें से कोई नहीं। तो भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेसल। ए विकल्प आपका सही हो जाता है। और इसमें जबकि पेंक और डेविस की बात करें तो ये इन्हीं के अनुयायी थे और पश्चिमी यूरोप के रहने वाले थे, और यही इन्हीं के अधीन में ये लेखन और अध्ययन का कार्य कर रहे थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेसल, यानी भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता पेसल हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? परिभाषा है, कथन है एक। तो इसके ऑप्शन है वॉरेनियस, टेलर, कांट या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा वॉरेनियस ने कहा था। आपका राइट आंसर हो जाता है वॉरेनियस, यानी भूगोल पृथ्वी को केंद्र मान करके अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा कहने वाले वॉरेनियस थे। आपका विकल्प ए सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ऑप्शंस हैं 12 अगस्त, 21 जून, 21 जुलाई या 21 मार्च। तो नॉर्वे में मिडनाइट में ये जो घटना होती है, तो इस घटना का संबंध 21 जून से है और इस समय 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक यह धरती को पूरा हिस्सा सूरज की रोशनी में रहता है, इसीलिए यहाँ पर मिडनाइट में सूर्य चमकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून। बी विकल्प सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ध्यान रखेंगे, सूर्य से अधिकतम दूरी, बस इतना टर्म याद रखिए। और ऑप्शन देखिए आप, पेरिजी, अपसौर, अपसौर या अपोजी। तो जब भी सूर्य से अधिकतम दूरी पूछी जाए, आपका राइट आंसर हो जाएगा अपसौर। अपसौर या अफेलियन क्या होता है? किसी ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की अपनी कक्षा पर सूर्य से अधिकतम दूरी मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, इसी को ही हम अपसौर कहते हैं। सिंपली अगर कहें, जब ग्रह सूर्य से परे सबसे दूर होता है तो यह अपसौर होता है। इसकी घटना पूछी जाती है एग्जाम में, तो यह कब अपसौर की घटना होती है? 4 जुलाई को, यह भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? आपके ऑप्शन है सुमात्रा, सुलाबेसी, बोर्नियो या जावा। तो इंडोनेशिया का हृदय स्थल हम लोग डी विकल्प सही करेंगे, जावा को कहते हैं। इंडोनेशिया का हृदय स्थल जावा कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा जावा। जावा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है। वैसे तो इंडोनेशिया में बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन यहाँ पर लगभग 14,000 द्वीप पाए जाते हैं और जावा द्वीप इन्हीं में से एक है। इसके पास जो आपके ऑप्शन थे सुमात्रा, ये भी जावा के पास का ही एक द्वीप है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी, वही क्वेश्चन है, वहाँ पे मैक्सिमम था, यहाँ पे न्यूनतम दूरी पूछा गया है, तो उसको क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है उपसौर, अपोजी, अपसौर या पेरिजी। तो न्यूनतम दूरी को हम लोग टिक करेंगे उपसौर को, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जब भी ग्रह सूर्य से नज़दीक की स्थिति में होगा तो यह उपसौर कहलाएगा। इसकी घटना कब होती है? तो ये ध्यान रखेंगे 3 जनवरी को इसकी ये घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 5, 8, 4 या 7। तो पार्थिव ग्रह कितने हैं? आपका राइट आंसर हो जाता है 4। जैसा कि हम जानते हैं हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं और इन ग्रहों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहते हैं और दूसरे को बृहस्पति या बाह्य ग्रह कहते हैं।
तो पार्थिव ग्रह में कौन कौन आते हैं? ये जो 4 विकल्प हमने सही किया इनमें कौन कौन आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये 4 ग्रह पार्थिव ग्रह होते हैं। अगर हम बृहस्पति या बाह्य ग्रह की बात करें तो उसमें आते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 4 ग्रह बृहस्पति के हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? ऑप्शन है 90 डेज, 88 दिन, 75 दिन या 87 दिन। तो बुध सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, यानी 88 दिन। 88 दिन में यह एक चक्कर लगाता है। इसको मरकरी बोलते हैं। यह सौर मंडल के 8 ग्रह में से सबसे छोटा और सूर्य से सबसे निकटतम, यानी बुध सबसे निकटतम सूर्य से ग्रह है और इसका परिक्रमण काल 88 दिन में है। इसके उपग्रह की बात करें तो इसका उपग्रह कोई भी नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे, इसकी कोई सैटेलाइट या उपग्रह नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ऑप्शन है शनि, शुक्र, चंद्रमा या मंगल। तो पृथ्वी की बहन शुक्र को कहते हैं, बी विकल्प सही हो जाता है। यह सौरमंडल का 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र ग्रह आकाश में सूर्य और चांद के बाद सबसे ज़्यादा चमकता है। इस ग्रह का एक दिन एक साल के बराबर होता है। और इसकी बात करें तो यह अपनी धुरी के सापेक्ष एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? 243 डेज में लगाता है। यह भी एक चीज़ क्लियर करेंगे। और इसको पृथ्वी की बहन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी के ग्रह के काफ़ी कुछ समानता इसमें पाई जाती है। तो बी विकल्प आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी और शनि, बी ऑप्शन है आपका शुक्र और बुध, सी है बृहस्पति और बुध या ऑप्शन डी मंगल और शनि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र और बुध। इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का एक उपग्रह है जो हम जानते हैं, चंद्रमा। अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबस और डाइपस। और शनि के लगभग 62 उपग्रह हैं। बृहस्पति की बात करें तो 79 है, जबकि अरुण की तो अरुण 27 और वरुण लगभग 14 उपग्रह हैं। लेकिन शुक्र और बुध ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? आपके ऑप्शन है स्वेस, डेली, होम्स या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वेस ने। ए विकल्प सही हो जाता है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री, 120 डिग्री, सी ऑप्शन है आपका 270 डिग्री या 90 डिग्री। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा की बात आए तो हम ध्यान रखेंगे 180 डिग्री यानी 180 डिग्री, या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री यामोत्तर पे नॉर्थ से साउथ की ओर काल्पनिक रेखा है और इस रेखा पर तिथि का परिवर्तन होता है। तो राइट आंसर हो जाता है 180 डिग्री। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? आपके ऑप्शन है 7 मिनट, 0 मिनट, 4 मिनट या 1 मिनट। तो हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली 360 रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। और इनके बीच का अगर स्थानीय समय के बीच का अंतर पूछा जाए 2 स्थानों के, तो ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, यानी 4 मिनट। इतना डिफरेंस होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का सी विकल्प सही हो जाता है, यानी इलाहाबाद। भारत में 82.5 पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान पर, इसके मानक समय को यहाँ से माना गया है। और भारत के मानक जीएमटी से 82.5 पूर्व पर है, ये भी ध्यान रखेंगे, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? सबसे पहले कोटोपैक्सी है क्या? तो एक ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन देखते हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या इक्वाडोर। तो कोटोपैक्सी क्या है? एक ज्वालामुखी है और यह इक्वाडोर में स्थित है। तो डी विकल्प आपका सही हो जाता है, इक्वाडोर में स्थित है। यह कोटोपैक्सी विषुवत रेखा पर विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है और यह कहाँ स्थित है? साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। यह इक्वाडोर जो यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला का एक भाग है, तो वहाँ पर स्थित है। डी विकल्प आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो पृथ्वी से ऊपर की ओर 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल की परत होती है। यहाँ पर मेघ गर्जन, मौसमी घटनाएं, ग्रीन हाउस प्रभाव और सबसे ज़्यादा घनत्व भी क्षोभ मंडल में ही होता है, सबसे ज़्यादा घनत्व। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। अगर हम एक क्वेश्चन और यहाँ से राइज करें कि जो हवाई जहाज़ होता है या जो भी हवाई यान होते हैं वो किस मंडल में उड़ते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा वहाँ से? समताप मंडल। समताप मंडल की अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये क्षोभ मंडल के ऊपरी परत को कहते हैं और 18 से 50 किलोमीटर तक ये लाई करता है। तो यहाँ हवाई जहाज़ वगैरह उड़ते हैं। इसके जस्ट 10 किलोमीटर के बाद ये भी ध्यान रखेंगे ओजोन परत आती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ज्वालामुखी, ओजोन गैस, भूकंप या नदियाँ। तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व बचपन में पढ़ा होगा आपने, ज्वालामुखी। ए विकल्प आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। यहाँ पे पवनों की बात की गई। आपके ऑप्शन है व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, समुद्री पवनें या इनमें से कोई नहीं। तो उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें होती हैं और यह लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्रों या उपोष्ण उच्च से निम्न वायुदाब पर प्रवाहित होती हैं, बहती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा व्यापारिक पवनें। अगर हम पछुआ पवनों की बात करें तो ये क्या होती हैं? ये दोनों गोलार्धों में, यानी नॉर्थ गोलार्ध और साउथ गोलार्ध दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटबंधों की ओर चलने वाली स्थायी पवन पछुआ पवनें कहलाती हैं। क्योंकि ये पश्चिमी दिशा में बहती हैं तो इनको पश्चिमी दिशा के कारण ही इन्हें पछुआ पवनें नाम दिया गया है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है व्यापारिक पवनें। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है या ताजे पानी की झील है। आपके ऑप्शन है सुपीरियर झील, बैकाल झील, मिशिगन झील या विक्टोरिया झील। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। यह विशाल झीलों में से एक है। यह कहाँ, किस सीमा पर स्थित है? कनाडा, लगभग माना जाता है कनाडा और यूएसए के सीमा पर यह स्थित है और यह आकार की दृष्टि से विश्व की तीसरी और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर आकार की दृष्टि से विश्व में देखा जाए तो तीसरी सबसे बड़ी झील है, लेकिन ताजे पानी या मीठे जल की अगर झील बोला जाए तो सबसे बड़ी झील है। कौन? सुपीरियर झील। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ए। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास प्रश्न है आपके लिए। किस पठार को कनाडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। किस पठार को कनाडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर करें। तो इस प्रकार ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम के लिए उपयोगी हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।